हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं और हमने अपना पहला चैप्टर कवर कर लिया है। अगर नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। आधुनिक भारत से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे हमने देखा था जो यूरोपीय जो देश था, यूरोपीय कंपनी जो थी वो भारत में कैसे आई थी, जहाँ पे हमने पुर्तगाली और फ्रांसीसी, जहाँ पे जितने भी डच इत्यादि जितने भी कंपनियां थी वो कैसे हमारे भारत में आई थी, वो सब जिक्र हमने वहाँ पे किया था। तो वहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। जितने भी क्वेश्चंस आपके वहाँ से बनते हैं हमने उसको कंप्लीट कवर किया था। और आज हम करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन होता है और बंगाल का कैसे युद्ध होता है, बंगाल के नवाब का यहाँ पे कैसे इसकी समाप्ति हो जाती है। तो पूरा बंगाल का नवाब आज हम ख़त्म कर देंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि मेरे सभी सिस्टमैटिक वे में आपको वीडियो मिल सके और आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ। पसंद आएगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है, कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। देखिए, आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अलग से एक गवर्नर, वायसराय ये सब बनाए थे, लेकिन यहाँ पे मुगल सम्राट आपसे पूछा जा रहा है। तो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, ये हमें बताना है। और यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। क्या है इसकी कहानी, हम फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं ताकि हमें चीज़ें और भी आसानी से याद हो जाए। बार बार हम चीज़ों को रिपीट करेंगे ताकि हमें याद हो जाए। तो प्रैक्टिस से ही आपको परफेक्ट तैयारी होगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को जानकर। तो यहाँ मुग़ल सम्राट जो फ़ारूक सियर थे, 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को इन्होंने बंगाल का गवर्नर यानी सूबेदार को ही गवर्नर कहा जाता है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बनता है, लेकिन उसको भी तत्काल बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि मुगल सम्राट जो है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो मुर्शिद कुली खान यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। अगर सूबेदार पूछता है तो भी और गवर्नर पूछता है तो भी हमारा एक और इकलौता आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई भारत में, कौन सा वो युद्ध था जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कंपनी जो है प्रभुत्व में आई, तो वो था प्लासी का युद्ध। मोस्ट इम्पॉर्टेंट युद्ध था ये, आपका 1757 में लड़ा गया था और ये प्लासी में लड़ा गया था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि चीज़ें हम ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकें। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के सेना नायक थे। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहन लाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा जाता है और नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के बाद जो है मीर जाफर उससे पीछे हटने को कहा जाता है और नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए, ऐसा उनको कहा जाता है। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यहाँ पे क्या होता है, सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद जो है वापस लौट जाता है, यहीं से उसकी हार का कारण बना जाता है। फिर प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक और वाणिज्यिक लाभ प्रदान किया। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्य जो थे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की पृष्ठभूमि एक तरह से तैयार की। और ये कब आपका और भी ज़्यादा पक्का हो गया, कब हो गया, जब यहाँ पे बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, तब जो है वो और भी ज़्यादा वास्तविक रूप से ब्रिटिश संप्रभुता वहाँ पे
स्थापित हो जाती है, कहाँ, हमारे भारत में। तो ये थी इसकी पूरी कहानी। अभी हम इसको और भी तरह तरह से क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लासी का युद्ध हो जाएगा। प्रथम की बात की जा रही है, प्रथम। इसके बाद कौन सा निर्णायक सैन्य सफलता माना गया था, बक्सर का युद्ध। यहाँ पे पहला पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। वहीं से आपका ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है भारत में अपने पांव जमाना शुरू कर देती है। आगे चलते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, ये तो हम बार बार इसको करते हुए आ रहे हैं। 1757 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिराजुद्दौला द्वारा लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, किस युद्ध में हुआ था। तो ये बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला का जो युद्ध हुआ था वो किस युद्ध में ये दोनों आमने सामने हुए थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लासी। ठीक है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच जो है युद्ध हुआ था। आगे चलते हैं, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। अब ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले कौन आए थे, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिटिश के तरफ से ये थे और इधर मुगल के तरफ से कौन था, सिराजुद्दौला। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। और प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जो है गवर्नर था या कौन सा ऐसा, हाँ गवर्नर ही कहेंगे, या जन नेता के रूप में उभर के आया था जिसको स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। तो किसने कहा था, ये विलियम पीट ने कहा था। ठीक है, विलियम पीट ने कहा था कि कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है जो वो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक उन्हें कहा जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता था, तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता था। आगे चलते हैं, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। प्लासी का युद्ध मैदान हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे चलते हैं, अभी यहाँ पे पलासी कहा जाता है अभी वर्तमान में इस युद्ध मैदान को, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि राजधानी का परिवर्तन किसने किया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर के कौन आया था। तो कौन लेके आया था, मीर कासिम लेके आया था। क्या है यहाँ पे देख लीजिए, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः यह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप अधिक ना हो सके, इसलिए वो क्या करता है, स्थानांतरित कर देता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। अब यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है सबसे अधिक कौन सा निर्णायक युद्ध हुआ था, तब हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बक्सर का युद्ध। जी हाँ, बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद जो है बहुत ही पकड़ हो गई थी भारत में ब्रिटिश कंपनी की, और यहाँ से फिर इन्हें हिला पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो ये किसके हाथ में थी, तो हेक्टर मुनरो थे जिन्होंने यहाँ पे बक्सर का युद्ध में इन्होंने नेतृत्व किया था। यहाँ पे देखिए 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर युद्ध में परास्त किया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, तीन युद्ध में तीन महानायक या नेता आप कह सकते हैं यहाँ पे शामिल थे, जो मीर कासिम था, अवध का नवाब था सिराजुद्दौला और दिल्ली का मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिलकर लड़ रहा था अंग्रेज के खिलाफ, और अंग्रेज में किसने कमान संभाली थी, तो मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी पूरी कमान। तो ये तीनों मिलकर हेक्टर मुनरो से लड़ता है और फिर हेक्टर मुनरो ही जीत जाता है। ठीक है, इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी, और क्या हो गया, भारत में अब अंग्रेजों की चुनौती देने वाला दूसरा कोई नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग भी खुल गया।
बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। कहानी को अच्छे से जान लीजिए ताकि और आगे जो क्वेश्चंस हैं उसको हम और अच्छे से लगा सकें, तभी आपको मज़ा आएगा, वरना आपको ऐसे याद करते रहने में मज़ा नहीं आएगा। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध में कहा था कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। मतलब प्लासी से ज़्यादा जो है बड़ा माना गया था बक्सर का युद्ध, और इसीलिए कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध ज़्यादा घातक परिणाम लेके आया भारत के लिए, क्योंकि इसमें 3 महानायक को हरा दिया गया था। और यहाँ पे कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहाँ प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। तो यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि प्लासी का युद्ध जो था न बंगाल तक सीमित था, बंगाल में संप्रभुता देखने को मिली अंग्रेज की, लेकिन बक्सर का जो युद्ध हुआ इसने पूरे भारत में एक तरह से इसकी शक्ति का छाप छोड़ दिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था? तो हमारा बक्सर का लड़ाई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बक्सर का लड़ाई 1764 में, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो यहाँ पे फिर से अगेन वही क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध। यहाँ पे देखिए किस किस तरह से अलग अलग भाषा में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका, और आंसर आपको अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलते आगे, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो हमने 3 शासक देखा था, और कौन था यहाँ पे? दिल्ली का शाह आलम द्वितीय यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों में से कोई भी नहीं था बक्सर के युद्ध में, यही एक था, शाह आलम द्वितीय। चलते हैं आगे, बक्सर की लड़ाई में बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब हमारा मीर जाफर था। ठीक है, मीर जाफर था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? दीवानी प्रदान की थी किसने? शाह आलम द्वितीय। ये क्या, ये लौट के आ जाता है ना वापस, और ये क्या करता है, दीवानी कंपनी को वापस कर देता है। यहाँ पे आप इसकी कहानी अच्छे से जान लीजिए। देखिए, इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और इसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम द्वितीय को मिला था, और 12 अगस्त 1765 में के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। ठीक है, कंपनी को दे दिया था। किसने दे दिया था? शाह आलम द्वितीय ने। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए थे। यानी कि इन दोनों को सिर्फ पेंशन दिया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो भी किस लिए? क्योंकि इन्होंने खुद ही कंपनी को सौंप दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो किसने की थी? मुगल सम्राट ने की थी। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए? तो किसको दिया गया था? लॉर्ड क्लाइव को दिया गया था। उस समय वहाँ का गवर्नर कौन था बंगाल का, जो अंग्रेजों के द्वारा? तो लॉर्ड क्लाइव था। उसने क्या, उसको दिया गया था कौन सी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने इनको सौंप दिया था। सम्राट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी? तो 12 अगस्त
1765 में की थी, ध्यान रखेंगे। डेट को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में उन्होंने दीवानी प्रदान की थी। आगे चलते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था, मोहम्मद रजा खान को। अब यहाँ पे इसकी कहानी भी हम जान लेते हैं। इलाहाबाद की संधि के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम जो भाग जाता है ना ये युद्ध छोड़ करके, तो शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और इसका इलाहाबाद में इनको रखा गया। ये कहानी तो हमने जान लिया था पहले ही। और उसके बाद क्या होता है, संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी गई। नज्म उद दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना होता था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी कोई क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के मोहम्मद रजा खान और बिहार के राजा सिताब रॉय की नियुक्ति की। ये बात भी आपको नोट करना है। मोहम्मद रजा खान उपनाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी और निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, क्योंकि ये सब काम जो है कंपनी अपने हाथ में नहीं लेना चाहती थी, यद्यपि अधिकार जो था वो कंपनी के ही हाथ में था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैसा लग रहा है आपको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है, याद हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो सबसे पहले किस संपर्क में आते हैं? तो खासी जनजाति जो होती है, आपने पढ़ा होगा गारो खासी जयंत जो है हमारा, उसमें से एक खासी जनजाति है जिसके संपर्क में कौन आता है? ब्रिटिश आता है। यहाँ पे देखिए इनके बारे में क्या बताया गया है। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात क्या होता है, 1765 में सिलहट आया था, कौन? ब्रिटिश। और खासी जनजाति के लोग चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमाओं पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। आगे चलते हैं। अवध सल्तनत के हिंदू नायाब वजीर के संबंध में कथनों में कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे कथन से संबंधित क्वेश्चन है, देख लेते हैं। राजा टिकैत राय नवाब आशफुदौला के अर्थ मंत्री थे। ये बात आपकी बिल्कुल सही कही गई है। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। ये भी आपका बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ 1 और 2 दोनों ही आपका सही है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही काल क्रमानुक्रम में आपको बताना है कि पहले कौन सी लड़ाई आपकी हुई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, फिर वांडे युद्ध, उसका बक्सर युद्ध आपका होता है। कब? और इसका आप डेट को अच्छे से जान लीजिए। देखिए, अंबर युद्ध होता है 1749 में, अगस्त 1749 में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंबर युद्ध 1749 में, प्लासी का युद्ध जून 1757 में, वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में, और बक्सर का युद्ध 1764 में। किस किस के बीच हुआ ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। उन फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो अभी इसमें आपने देखा काउंट लाली जो थे, काउंट लाली, इनको इस युद्ध में पराजित हुआ था ये। ठीक है, फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताना था इसमें आपको, जो वांडीवास युद्ध में पराजित हो जाता है। तो इसकी व्याख्या हमने ऊपर देखी। वांडीवास युद्ध में 1760 में किसने किसको हराया? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया 1760 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1760 के प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो अभी अभी हमने देखा ब्रिटिश और फ्रांसीसी, तो यहाँ फ्रांसीसी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सही सुमेलित कौन सा है। तो एक ही आपका सही सुमेलित है यहाँ पे, वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अवध के नवाब सिजाउद्दौला और मोहम्मद शाह आलम और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच हुआ था और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, ये बात तो हमने देखा। और वांडीवाश का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी की पराजय हुई थी और पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। जलियांवाला का युद्ध जो हुआ था 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना जो है शेर सिंह के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी गई थी। और यहाँ पे आप देखिए इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हो गई और इसी में आपका सही था ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठाओं ने किया था। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हुई थी वो मराठा को झुकाने में हुई थी। ठीक है, तो इनको दबाना मुश्किल था काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे हम देखें तो इनका जो युद्ध हुआ था, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। ठीक है, 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपनी साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल युद्ध जो हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, मतलब वो हार जाता है। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ था। वेलजली उस समय जो गवर्नर था, वेलजली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठा को रही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की प्राप्ति यानी स्थापना की। तो इस तरह 3 युद्ध के द्वारा जो है मराठाओं को इसमें हराया गया था, तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। तो यहाँ पे आपका जो है बंगाल की लड़ाई में आपका यहीं तक ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। तो हमने देख लिया पूरा जितने भी बंगाल के नवाब थे, जो युद्ध यहाँ पे लड़ाई किया गया था। तो इस दरमियान आपके इतने ही यहाँ से क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है हम पंजाब और मैसूर का जो युद्ध हुआ था उस पर हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। और तब तक आप इसको 1 से 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। हमने पूरी कहानी को लेके चला है ताकि आपको हर एक चीज़ याद हो जाए। और चैनल आपको पसंद आया हो और तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपको अगर इससे कुछ भी सीखने को मिला है तो आपको एक लाइक तो बनता है। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।